नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सुन रहे हैं मेरे साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, जिसमें खबर की आज जो चर्चा हो रही है यूक्रेन संकट के बीच में रूस और जापान के बीच बढ़ रहे तकरार के बारे में हो रही है। अब आप पूछेंगे कि रूस का जापान से कहाँ कनेक्शन हो गया, कहाँ तो रूस यूरोप में, कहाँ जापान एशिया में। तो अगर आप ऐसा मानते हैं तो चलिए मैं आपको एक बार के लिए जल्दी से मैप के दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद हम चलना आगे की बातें करना शुरू करेंगे। साथियों, रशिया एक ऐसा कंट्री जो कि क्षेत्र के हिसाब से कहा जाए तो भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और दुनिया के इस सबसे बड़े देश के अंदर अगर विस्तार की बात की जाए तो एक तरफ पूर्वी किनारा इसका एशिया में है, वहीं इसका पश्चिमी किनारा यूरोप में पड़ता है। पश्चिमी किनारे पर वर्तमान में इसके द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है, या फिर जिस समय पर ये अपने साथ में मतलब अटका हुआ है युद्ध के दौरान, वो है यूक्रेन के साथ क्राइसिस में। यूक्रेन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ब्लैक सी के अंदर स्थित है। आप इसे देख रहे हैं, ये एशियन हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। इसका इधर की तरफ वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आपको यहाँ पर यूरोपियन हिस्सा दिखाई दे रहा है। और इस यूरोपियन हिस्से में अगर आप देखें तो रूस जो है वो यहाँ पर यूक्रेन से क्राइसिस में फाइट में चल रहा है। क्रीमिया विवाद जो आपने सुना था 2014 का, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर ये वाला रशिया, मतलब ये आप ये समझ के चलें कि इधर भी रशिया है और ये जो दिख रहा है आपको इतना बड़ा भी रशिया, यानी कि एक तरह से ये मानिए कि लगभग 2/3 हिस्सा इसका एशिया में है। ईस्टर्न हिस्सा जो है वो इसका एशिया में है। अच्छा, एशिया में अगर आप देखें पूर्व की तरफ चलते हुए तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है जापान, जिसे हम सामान्यतया मतलब सूर्योदय का देश भी मानते हैं कि भाई यहीं पर सूरज का सबसे पहले उदय होता है। हम ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के नज़दीक है जापान, इसलिए हम एक बार के लिए समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जान लेना वो ये है कि इस जापान के अंदर 4 आइलैंड हैं। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू करके 4 बड़े बड़े आइलैंड हैं। जापान एक आइलैंड कंट्री है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर बनी हुई है। आप जोग्राफिकली इस बात को जानते होंगे। जापान और रूस के बीच में यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं। आज चर्चा इन्हीं के बारे में होने वाली है। ये है क्यूरिल आइलैंड्स, आप इधर देख सकते हैं। ये है पैसिफिक ओशन, ये है ओखास्क सी, ओकास सी इधर की तरफ, ये पैसिफिक ओशन, और यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि रशिया अगर एक मोर्चे पर इधर की तरफ यूरोप से पंगा लेके खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया में भी वो कहीं कम नहीं रहने वाला है। कम नहीं रहने वाला है, इसका प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस न्यूज़ से आपके समझ में आ सकता है कि रशिया के वारशिप्स जो हैं वो जापान को वार्निंग देते हुए घूम रहे हैं। रशिया वार्निंग जापान ऑन यूक्रेन क्राइसिस, और 24 वारशिप जो है ना, ये इसके गत 1 महीने से यहीं पर चक्कर काट रहे हैं। कहाँ पर? बिल्कुल जापान के किनारे पर, सी ऑफ अखौस्त के पास में, कि हल्के में मत ले लेना। आज ये न्यूज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब जापान ने भी अपनी तरफ से बयान देते हुए कहा है कि क्यूरिल आइलैंड जो है वो प्राइमरीली हमारे ही हैं और रशिया का यहाँ पर ऑक्यूपेशन गलत है। अब यहाँ से आज का जो विवाद है वो शुरू होता है। चर्चा है 8 तारीख की, जिसमें कि जापान के विदेश मंत्री ने अपनी संसद में ये क्लेम करते हुए कहा कि हमारे 4 आइलैंड इटुरूप, कुनाशिर, शिकोतान और हबोमाई ये हमारे हैं और इस पर रशिया का गलत क्लेम है, हम इनको लेकर रहेंगे। अब आप पूछेंगे घटना क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। सारी बातें विस्तार से बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, वहाँ पर यूक्रेन संकट पर रशिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी कि जापान की जनता सेंटिमेंट्स के रूप में यूक्रेन के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा खबर को विस्तार से और जानते हैं। साथियों, रशिया और यूक्रेन के मतलब जब से आप विवाद की बात कर रहे हैं, तब जापान की फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हायाशी ने ट्यूसडे को 8 मार्च को क्यूरिल आइलैंड्स पर अपनी संसद में बयान देते हुए कहा कि ये हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं, रशिया के नहीं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, साहब ये क्यूरिल आइलैंड है कहाँ पर, क्या कहानी है? सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि जापान की पार्लियामेंट डाइट कहलाती है और उसी के अंदर इन्होंने अपने भाषण में ये वाली बात कही। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। किस जगह को लेकर के बवाल मचा हुआ है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको जापान दिखाया,
सी ऑफ अखौस्त दिखाया, पैसिफिक ओशन दिखाया, रशिया का कामचटका प्लेट्यू दिखाया। इनके बीच में यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, लगभग 56 आइलैंड्स हैं जिन्हें हम क्यूरिल आइलैंड के नाम से जानते हैं। मतलब आप एक प्रकार से ये समझिए कि रशिया का कामचटका, नीचे की तरफ होकाइडो जो कि जापान का, और इसके बीच में है क्यूरिल आइलैंड। अगर मैं आपको मैप पर दिखाने का प्रयास करूं तो आपको ये इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए। ये जो पंक्तियां मैं आपको दिखाई दे रही हैं ये है क्यूरिल आइलैंड। आप इधर जापान का होकाइडो देखते हैं, ये सी ऑफ अखौस्त है, ऊपर की तरफ कामचटका प्लेट्यू है। ये जो आपको सारे के सारे आइलैंड दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे के सारे आइलैंड क्यूरिल आइलैंड हैं। ठीक है, क्यूरिल आइलैंड गिनती से बने हुए आइलैंड्स हैं जिन्हें आप सीक्वेंस में यहाँ पर बना हुआ देख रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। रशिया का कामचटका प्लेट्यू और ये होकाइडो, इन दोनों के बीच में ये जो बनी हुई चेन है ना, इसी को लेके सारा विवाद है। विवाद किस बात का है अभी समय के हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको इतुरूप कुनाशीर मैंने दिखाए, इन इतुरूप और कुनाशीर के साथ साथ अन्य 2 आइलैंड्स पर विवाद है। क्या विवाद है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको जंगी जहाज़ दिखाई पड़ रहे हैं ये जंगी जहाज़ रशिया के हैं जो इस समय पर यहाँ चक्कर काट रहे हैं। आप पूछेंगे कि क्यों काट रहे हैं साहब, तो साहब रूस कहता है कि ये मेरे हैं इसलिए काट रहे हैं, लेकिन जापान कहता है कि ये मेरे आइलैंड्स हैं। अब आप पूछेंगे क्लेम के पीछे का कोई कारण बताओ, अभी बताते हैं। देखो बेटा, यहाँ से अगर आप कामचटका को देखते हैं तो कामचटका से जब आप होकाइडो यानी जापान की तरफ निकलते हैं तो ये आपको मल्टीपल आइलैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं। इन मल्टीपल आइलैंड्स को रूस कहता है, देखिए दिशाओं को कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है अंतर्राष्ट्रीय, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट पढ़ा जाता है। तो इन्हें रूस बोलता है कि ये सदर्न आइलैंड्स हैं, नंबर 1। अब अगर आप जापान के रेफरेंस में बात करें तो जापान की तुलना में ये आइलैंड्स कहाँ पर हैं, नॉर्थ की तरफ हैं, तो जापान इन्हें नदर्न आइलैंड बोलता है। इसका सदर्न, इसका नदर्न, दोनों के बीच में इसका नाम क्या है असली, क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड क्या एक आइलैंड है, जी नहीं, लगभग 56 आइलैंड का एक समूह है। विवाद किन को लेकर के है, यहाँ के प्रमुख 4 आइलैंड को लेकर विवाद है। कौन कौन से 4 आइलैंड हैं, इनका नाम है इतुरूप, कुनाशीर, शिकोतान और हबोमाई। इन 4 को लेकर के विवाद है। विवाद क्या है साहब, कहाँ से शुरू हुआ विवाद, चलिए थोड़ा और विस्तार से चलते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली काम किया था, लेकिन जब से इसके ऊपर न्यूक्लियर बम फटा तो ये फटने के बाद में पीछे हट गया। ऐसी स्थिति ने अपने आप में इसने कोरियन पेनिनसुला को खाली कर दिया। साथ में कोरियन पेनिनसुला को खाली करने के बाद में जहाँ जहाँ भी इसके कंट्रोल थे उन्हें पीछे छोड़ता हुआ हट गया। उन्हीं में से एक था क्यूरिल आइलैंड, यानी कि जिस प्रकार से जापान ने साउथ कोरियन या कोरियन पेनिनसुला को खाली किया, हांगकांग को खाली किया, बिल्कुल वैसे ही इसने क्यूरिल आइलैंड को खाली किया था। इस क्यूरिल आइलैंड वाले हिस्से पर कब्जा किसने कर रखा है, रशिया ने कर रखा है। अब आप पूछेंगे क्या कोरिया भी कभी रशिया के कब्जे में जापान के कब्जे में होता था, जी हाँ, लेकिन उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया जापान से निकाल के। लेकिन क्यूरिल आइलैंड ना तो इंडिपेंडेंट नेशन बने और आज तक युद्ध के बाद से रशिया के कंट्रोल में चल रहे हैं। जापान ने इनको कैसे खोया इसका एक क्रम है, आपको थोड़ा इतिहास डिटेल में जान लेना चाहिए। डिटेल में कुछ इस प्रकार से है साथियों, बात थोड़ी पुरानी है, लगभग 1700 से लेकर 1800 साल की। जब 17वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो क्यूरिल आइलैंड पर एक जनजाति पाई जाती थी जिसका नाम आइनू हुआ करता था। इस आइनू जनजाति को ईजो जनजाति के नाम से भी जापानीज टेक्स्ट में लिखा हुआ है। साथियों, एक बार जापान और रशिया के लोगों के बीच में आपस में एक संधि हुई जिसका नाम था शिमोदा संधि। शिमोदा संधि के अंदर ये कहा गया कि जो 4 सदर्न मोस्ट आइलैंड हैं जापान के, सदर्न मोस्ट टू जापान, यानी कि एक प्रकार से रशिया के सदर्न मोस्ट में ये 4 कौन कौन से, इतुरूप, कुनाशीर, शिकोतान और हबोमाई। देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्यूरिल आइलैंड विवाद क्या है तो आपको इन 4 के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि सदर्न मोस्ट आइलैंड टू जापान जो है वो रिमाइंडर ऑफ चेन टू रशिया है, यानी कि जो रशिया के पास है उसका रिमाइंडर बचा हुआ है और ये इसी के पास होना चाहिए। साथियों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना तो यहाँ पर 17,000 जापानी लोग रहते थे जिन्हें रशिया ने भगा दिया। क्यों? क्योंकि रशिया कहता है कि उसने इसे युद्ध में जीता है। कौन से युद्ध में जीता? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ट्रीटी होना शुरू हुई तो याल्टा नाम की संधियां हुई। देखिए जब भी युद्ध हारते हैं तो युद्ध हारने के बाद में विजित राष्ट्र उसके साथ संधि करता है और उसके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करता है। जैसे यूक्रेन और रूस का ही मामला ले लीजिए। वर्तमान में आपने देखा कि अब रूस वार्ता करने जब जाता है यूक्रेन के साथ तो कहता है कि क्रीमिया तो अब मेरा ही होगा।
और इसके साथ साथ लोहांस्क और जो अन्य क्षेत्र हैं वो उन पर अब आप अपना कब्जा छोड़ दीजिए। यानी समझौते के अंदर जो हारने वाला देश है वो उस टेरिटरी को भी हार देता है। ऐसे ही याल्टा एग्रीमेंट हुआ। याल्टा एग्रीमेंट, जिसको कि पीस एग्रीमेंट के नाम से भी जापान जानता है, इसके अंदर सोवियत यूनियन ने कहा कि मैं इन चारों आइलैंड पर भी कब्जा करूंगा। इसे सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी के नाम से जापान में जाना जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि साहब ये जो 4 आइलैंड हैं, कौन कौन से फिर से मैं बता दूं, इतुरुप, शिकोतान, हाबोमाई, कोनाशीर, इनको रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। जापान के लिए ये इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल बिल्कुल कुछ वैसे ही है जैसे कि आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे ही जापान सदियों से इन क्यूरिल आइलैंड्स पर अपनी जनता देखता आया है। उसमें से ये 4 पर तो जापानी रहते ही थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्हें यहाँ से हटाया गया है। जापान इसे अपने अस्मिता का सवाल मानता है और ये कहता है कि ये क्यूरिल आइलैंड के जो 4 हिस्से हैं ये वाले, ये उसी के साथ होने चाहिए। अल्टीमेटली बवाल इसी का है। आप पूछेंगे तो इस बवाल का अंत क्या है? अंत ये है जनाब कि इन दोनों के बीच में दोस्ती के खूब प्रयास हुए थे। मैंने आपको इतिहास में ये सारी जानकारियां बता दी हैं। प्रयास भी हुए, इवन इतना तक रशिया ने इसे ऑफर किया कि आप एक काम करो, 2 आइलैंड छोटू छोटू से आप ले लो, बड़े वाले आप अपने पास मतलब हमको दे दो। लेकिन नतीजा क्या निकला? इन छोटे बड़े के चक्कर में जापान ने कहा कि आप हमें वो आइलैंड देना चाहते हो जिनका कोई भी मतलब सेंस नहीं है। सेंस किस मामले में नहीं है? तो आप इस प्रकार से समझिए, सेंस इस प्रकार से नहीं है साहब, क्योंकि ये 7% हिस्सा ही रशिया इन आइलैंड्स का जापान को देना चाहता है, बाकी अपने पास रखना चाहता है। आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि क्या कभी और प्रयास नहीं हुए क्या? बिल्कुल हुए हैं। एक बार ईस्ट एशिया समिट हुई थी, जिसके अंदर जापान के शिंजो आबे प्रधानमंत्री जब हुआ करते थे तो पुतिन से मुलाकात की थी और कहा था कि भैया इस मामले को सुलटाओ और हमें क्यूरिल आइलैंड चाहिए। बिल्कुल ये आपस के नेगोशिएशन के माध्यम से भी सुलझाने का कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन रूस है कि वो इसे छोड़ता नहीं है। इवन आज तक के हालात तो ये हैं कि अब रशिया ने इन चारों आइलैंड पर इतना ज़बरदस्त तरीके से कब्जा कर लिया है कि इन पर बाकायदा इसने चारों आइलैंड पर अपनी सेना भेज रखी है, बंकर भेज रखे हैं, चारों तरफ से यहाँ पे शिप्स पूरे टाइम चक्कर काटते रहते हैं। अब आप ऐसे समय पर सोचो कि जब रशिया वेस्टर्न फ्रंट पर यूरोपियन देशों के साथ लड़ाई लड़ रहा है, तो ईस्टर्न फ्रंट पर भी वो इसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर वॉरशिप भेजा हुआ है। वहीं जापान इसके साथ कह रहा है कि मैं अपने आइलैंड्स को लेना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि रशिया इसके लिए भी तैयार है कि अगर उसे 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़े, ईस्टर्न फ्रंट पर जापान से और वेस्टर्न फ्रंट पर बाकी बचे हुए यूरोप से, तो वो तैयार है। ये मैसेज देने के लिए यहाँ पर वाल चल रहा है। इधर जापान ने इनको सबक सिखाने के लिए, मतलब देखिए मैंने कुछ दिन पहले 9 अगस्त को भी पढ़ाया था यहाँ पे कि क्यूरल आइलैंड के ऊपर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिया था। जापान ने क्या किया है कि यूक्रेन क्राइसिस के दौरान इसके ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लाद दिए हैं। किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। कहा है कि हम इनके इक्विपमेंट परचेज नहीं करेंगे। 20 रशियंस जो हैं उनके ऊपर उनके पैसे जब्त कर लिए हैं। जापान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है इस पूरे कार्यक्रम को करने की। इस बार अपडेट जो है यूक्रेन क्राइसिस का वो ये है कि रशिया ने अभी तक जिस प्रकार से दुनिया भर के देशों ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए, रशिया उसी तर्ज पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए उनको अनफ्रेंडली नेशन करार दे दिया है। अनफ्रेंडली नेशन का मतलब ये हुआ कि आप हमारे दोस्त हैं ही नहीं, और अब दोस्त नहीं है इसका मतलब आपके साथ में व्यापार करने की जो सुगमता है वो खत्म हो गई। और ऐसी स्थिति में यदि आपको अपना पेमेंट चाहिए, जो रशिया में आपके इन्वेस्टमेंट है और उसकी एवज में आपको पैसा चाहिए, तो रूबल में मिलेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी को हम भी मान्यता नहीं देते, ये रशिया का स्टैंड है। बाकी जो है वो आपके सामने मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि रशिया ने क्यूरिल पकड़ रखा है। जापान कहीं इस संकट के दौरान उन पर कब्जा ना कर ले, इसके लिए जापान अपनी सेना भेज कर रखा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बात जरूर देखने लायक होगी कि यदि ये युद्ध 2 फ्रंट पर खुल गया, 2 फ्रंट पर खुल गया का मतलब है इधर से जापान ने इन पर कब्जा कर लिया और इधर की तरफ से यूरोप एक हो गया, तो रशिया के लिए संभलना बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगा। ये आने वाला समय ही समझाएगा। ये रशिया का यूरोप वाला हिस्सा है। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को समझ पाएँ। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अंकित अवस्थी सर पर आप हमारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। वर्तमान में हमारे द्वारा जो ऑफर्स SSC 8 कैटेगरी या बैंक कैटेगरी के अंदर दिए जा रहे हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज के लिए एक चैंपियनशिप एग्जाम 27 मार्च को रखा गया है, जिसके अंदर फ्री एनरोलमेंट है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अनअकैडमी पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के एक्सटेंशन के साथ GS के अंदर 63,000 में दिया जा रहा है, और आइकॉनिक प्लान जिसमें कि एक मेंटर मिलता है वो 76,000 में आपको UPSC कैटेगरी के अंदर दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।